हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित एकेडमी में। यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू हम लोग पार्ट 4 का डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे पार्ट 3 में हमने कंप्लीट देखा होगा, जो एमसीक्यू है उनको डिस्कस कर रहे, टॉप 500 एमसीक्यू आपको मिलेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिपेंड होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कह लीजिए एटॉमिक किस तरह से बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, पूरा पूरा इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु डिस्कवर कैथोड रे। कैथोड रे के बारे में बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कैथोड रे किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस तरह से डिस्कवर हुआ। देखिए जे थॉमसन सर ने क्या करा था कि उन्होंने एक वैक्यूम लिया जिसमें एयर ना हो, और उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पास किया और देखा कि वहां पे कुछ रेज निकल रहे हैं। उसी को कैथोड रे के नाम से जानते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा, जब कैथोड जाने थोड़ा सा एनोड भी जान लेते हैं। एनोड में क्या होता है कि एनोड में क्या करते हैं हमारे पास कि उन्होंने दो प्लेटें ली और साथ में उन्होंने क्या करा कि इसमें कोई गैस नहीं, वैक्यूम रखा। और जब हमारे पास एनोड का खोज हुआ था उसमें गैस पे डिपेंड करता और गैस की वजह से ही वो जलता था, यानी जिस मेटल पे गिरता था उसमें लाइटिंग नहीं करती थी। आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो देखिए अब देखते हैं, अगर हम लोग बात करें डिस्कवर किसने करा था। पहला है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस का खोज इन्होंने करा था। नील्स बोर ने हमें यह चीज बताया था कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन जाती है। फिर आगे जे थॉमसन ने ही हमारे कैथोड रे को डिस्कवर किया था। हिंदी वाले डरना नहीं, हिंदी भी आएंगे। फिर आता है हमारे पास गोल्ड आइंस्टीन। गोल्ड आइंस्टीन ही हमारे पास, गोल्डस्टीन ने ही हमें क्या करा था कि एनोड का डिस्कवर किया था। किस तरह से डिस्कवर किया था, इन्होंने दो प्लेट ली, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और उन्होंने करा कि बहुत हाई वोल्टेज पास किया, लेकिन इन्होंने गैस डाल के पास किया। तो उन्होंने देखा कि वो बीच के जो प्लेटेड है कुछ उसमें रोशनी निकल रही है, और उसी को हम लोग एनोड रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में अगर बात करें कैथोड किरणें की खोज किसने की। कैथोड किरणें के बारे में पहले हमारे पास रदरफोर्ड है जो गोल्डस्टीन में किया था। फिर हमारे पास नील्स बोर है, फिर आता है जे थॉमसन, फिर आता है हमारे पास गोल्डस्टीन। बताइए आप लोग मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर के बारे में बात करें तो हमारे पास जे थॉमसन सर ने क्या था। चलिए इसी तरह हम लोग आगे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट आर कैथोड रे कंपोज्ड ऑफ। कैथोड रे किस चीज का कंपोज रहता था। हमारे पास कैथोड रे क्या है, माइनस चार्ज इसमें होता, सॉरी कैथोड किस में होगा, कैथोड हमारे पास माइनस चार्ज होता है। देखो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, फिर आता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं। देखो कैथोड रे के बारे में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें नेगेटिव चार्ज से बना होता है। ठीक है, चलिए इसको अगर हम लोग देखें कैथोड किरणें किससे बनी होती है। कैथोड किरणें के बारे में बात करें तो हमारे कैथोड किरणें किससे, प्रोटॉन से बनी होती है। कैथोड किरणें देखो सबसे पहले हमें जानना है कैथोड किरणें में आपका नेगेटिव आयन रहता है, तो हमें जाहिर सी बात है नेगेटिव किस में होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाते हैं। चलिए फिर आता है हमारे पास इन विच डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे ट्रेवल। देखो कैथोड रे क्या होता है कि हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ ये ट्रेवल करता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम लोग वोल्टेज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर हम लोग मैग्नेटिक से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैथोड रे क्या कह रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। दूसरा कह रहा है कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। फिर लेफ्ट से राइट जा रहा है। फिर आता है हमारे पास टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर हम लोग राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि कैथोड से एनोड की तरफ क्या जाता है, ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं किसके, कैथोड रेज के। चलिए अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी क्या कह रहा है। कैथोड किरणें किस दिशा में यात्रा करती है। कैथोड जो है, कैथोड की दिशा किस में होता है, हमने देखा कि वो एनोड से कैथोड की तरफ नहीं, वो हमारे कैथोड से लेके एनोड की तरफ जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्या, एनोड कैथोड से लेके एनोड की तरफ जाती है। फिर आता है हमारे पास बाएं से दाएं, फिर कह रहा है ऊपर से नीचे। राइट आंसर क्या होगा, हम लोग कैथोड से एनोड की ओर को यात्रा करती है। क्या हमारे पास कैथोड किरणें, और इसमें कौन सा चार्ज होता है, यानी कह सकते हैं नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिलते हैं। चलिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ कैथोड रे टू बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पूछ रहा कौन सा प्रॉपर्टी है कैथोड रे का जिसके वजह से वो डिफ्लेक्टेड होता है, यानी उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। पहला, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, नहीं यार, वो हमारे पास कैथोड रे क्या होगा, चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए। दूसरा क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल राइट आंसर है कि नेगेटिव चार्ज के वजह से ही आपका इसको हम लोग डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव के बारे में बात करें तो ये हमारे एनोड रे में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कौन सी विशेषता कैथोड किरणें को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित करने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन दिया है वे तत्व घन के वजह से, फिर आता हमारे पास ऋणात्मक रूप की आवश्यकता होने से, बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज आवश्यकता होने के वजह से ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दिशा विचलित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इफेक्ट डू कैथोड रे दे हैव स्ट्राइक सर्टेन मटेरियल। इसमें पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजें गिरती है मटेरियल में तो चमकने लगता है। पहला ऑप्शन दिया ये मैग्नेटिक की वजह से चमकता है। दूसरा कह रहा है कि ये फ्लोरेसेंस की वजह से, देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसमें फ्लोरेसेंस के वजह से ही इसमें स्ट्राइक या तो फिर चमक आ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, चमक किसके वजह से आता है, ये फ्लोरेसेंस की वजह से इसमें चमक होते हैं, यानी जब उसमें हाई वोल्टेज पास आउट करते हैं तो उसमें स्पार्किंग यानी फिर जिस मेटल पे गिरेगा वो चमकने लगता है, किसकी वजह से, फ्लोरेसेंस की वजह से। चलिए अब देखो इसको हिंदी में क्या कह रहा है, जब कैथोड किरणें कुछ पदार्थ पर प्रहार होती है यानी गिरती है यानी कह सकते हैं या उससे जाती है तो उनका क्या प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय उत्पन्न होता, नहीं। फिर पूछता है कि फ्लोरोसेंस उत्पन्न होता, बात करें तो हम लोग फ्लोरोसेंस इसमें हमारे पास उत्पन्न होता है, क्या होता है, फ्लोरोसेंस उत्पन्न होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर एनोड रे। देखो एनोड रे को कैनल रे इसलिए कहते थे, हम लोग क्या करा, दो इलेक्ट्रोड से ले लिए, एक हमने क्या करा कि पॉजिटिव ले इलेक्ट्रोड से ले लिए जिसको हम लोग प्लस कह लेते हैं, एक हमने लिया नेगेटिव। हमने फिर क्या करा कि हमने देखा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, वहां तो देखो वैक्यूम में आपका एनोड कैथोड रे का, वैक्यूम में कैथोड रे का डिस्कवर किया गया था। जब वैक्यूम में हमने हाई वोल्टेज पास आउट किया तो देखा कि कुछ चीजें तो निकल रही है, उसी को हम लोग एनोड रे के नाम, कैथोड रे के नाम से जानते हैं। लेकिन एनोड में ऐसा नहीं है, एनोड में क्या करा कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, दो प्लेट ले लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन्होंने क्या करा कि पॉजिटिव से चीजों को निकालना स्टार्ट करा और नेगेटिव की तरफ भेजना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें काम किया कि थोड़ा सा गैस डालने लगा, यानी इस चीज में क्या करा कि गैस को इंड्यूस करने लगा। तो गैस जब इंड्यूस करने लगा तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एनोड रेज पूरा का पूरा, जहां जितना दूर तक प्लेट था और गैस डला हुआ था, पूरा का पूरा उसमें भर जाता है। इसीलिए इसको हमारे पास क्या आता है, कैनल रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो किसने कहा था, रादरफोर्ड में, दूसरा आता हमारे पास निल्स बोर में, फिर आता है हमारे पास जे थॉमसन ने, फिर आता है हमारे पास गोल्डस्टीन ने। अगर राइट आंसर की बात करें तो ये गोल्डस्टीन ने ही आपका किसका, एनोड रे का खोज किया था। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है एनोड किरणें, जिसको हम लोग कनाल किरणें इसलिए कहा था, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा चैनल इसमें भर जाता है। खोज किसने की थी, कि रदरफोर्ड ने किया था, फिर आता है निल्स बोर ने किया था, फिर आता है हमारे पास जे थॉमसन ने किया था, फिर आता है गोल्डस्टीन ने किया था। अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे गोल्डस्टीन ने किया था। किस तरह से किया था कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट ले लिया और उसमें गैस में इंड्यूस किया गया था उसके अंदर। जैसे कि जब हमारे पास कैथोड रे के जब खोज किया गया था तो वैक्यूम में किया गया था और इसमें गैस इंड्यूस करके किया गया था, जहां तक गैस आता था वो पूरा का पूरा भर जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर एनोड रे कंपोज्ड ऑफ। इसमें पूछ रहा है एनोड रे किस चीज से बना होता है। एनोड रे पॉजिटिव से होते हैं, प्रोटॉन, फिर आता है हमारे पास न्यूट्रॉन, फिर आता है इलेक्ट्रॉन, फिर आता है हमारे पास पॉजिटिव आयंस। अगर हम लोग बात करें तो ये पॉजिटिव आयंस से बने होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस से बने होते हैं। चलिए अब देखो, अब आता है एनोड किरणें किससे बनी होती है। एनोड मतलब हमारे पास पॉजिटिव समझना, ठीक है। एनोड किससे, प्रोटॉन से बने होते हैं, न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन में तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये धनात्मक आयन से बने होते हैं। वही चीज अगर मान लीजिए हमारे पास कैथोड रहता तो हमारे ऋणात्मक आयन से वो बनता। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन
या फिर कह ले डिस्टिंग्विश एनोड रे फ्रॉम द कैथोड रे। पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपका एनोड और कैथोड रे को अलग अलग करता है। देखो कुछ प्रॉपर्टी है इसमें। सबसे पहले तो एक तो पहला चीज है कि एनोड रे क्या करता है कि एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है, यानी कह सकते हैं एनोड से निकल के कैथोड के तरफ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ये हमेशा जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, एनोड रे लाइटर देन, मतलब एनोड रे क्या होता है, लाइटर होता है कैथोड से। फिर दूसरा अगर बात करें एनोड रे जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, नहीं ये गलत है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर कह रहा है एनोड रे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ गैस, बिल्कुल। देखो एनोड रेज जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया इसका जब खोज किया गया था तो ये गैस इंड्यूस करके गया था, तो किस तरह का गैस यूज करते हैं उसी तरह का ये प्रॉपर्टी बिहेवियर करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है। जहां पे अगर हम लोग बात करें कैथोड रे कोई गैस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका खोज ही वैक्यूम से किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी विशेषता एनोड किरणें को कैथोड किरणें से अलग करती है। पूछ रहा है कौन सी विशेषता है। पहला ऑप्शन आता है कि एनोड किरणें हल्की होती है। दूसरा पूछ रहा है एनोड किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है। फिर आता है हमारे पास एनोड किरणें प्रयुक्त गैस के प्रकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल अगर बात करें तो प्रयुक्त जो है गैस के प्रकार पे ही ये निर्धारित करती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सी होगा। लेकिन जहां पे अगर हम लोग बात करें कैथोड पे कोई गैस की प्रक्रिया पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कि एनोड जो है इसमें तो चार्ज तो हमारे पॉजिटिव आयन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से क्या है, हल्के होते हैं या भारी होते हैं। पहला सेम इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। फिर आता है कि लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन से। फिर आता है हमारे हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। फिर आता है हमारे पास मासलेस होता है। बात अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास हेवियर होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा हेवियर होते हैं। कौन, ये हमारे एनोड रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हिंदी में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की तुलना में एनोड की किरणें का द्रव्यमान क्या होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बराबर होता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन से हल्के होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया हमारे पास बिना द्रव्यमान के होते हैं। यार बिना द्रव्यमान का तो होते ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे भारी होते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा What is the primary use of anode ray in scientific application? साइंटिफिक एप्लीकेशन में हम लोग एनोड रे का कहाँ यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है टेलीविजन में। देखो कैथोड का हम लोग क्या यूज करते थे, टेलीविजन में। दूसरा आता हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करने के लिए। तीसरा आता है हमारे पास आइडेंटिफाई कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल अगर हम लोग एनोड रे के बारे में बात करें तो इसका यूज करते हैं हम लोग किसका, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सेम अगर टेलीविजन जो इमेज प्रोड्यूस के लिए, इसका हम लोग कैथोड रे का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको राइट जनरेट करने के लिए तो राइट आंसर क्या होगा आपको, इसको जो मास का कंपोजिशन है किस तरह का बना उसका हम लोग यूज करते हैं, किसका, एनोड रे का। चलिए अब आता है हमारे पास वैज्ञानिक जो अनुप्रयोग में एनोड किरणें का मुख्य क्या है। मुख्य क्या कह रहा है, टेलीविजन छवियों में उत्पादित करने के लिए है। फिर आता है विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए। फिर आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ की संरचना पहचानने के लिए। फिर आता है हमारे प्रकाश के उत्पन्न करने के लिए। अगर हम लोग बात करें कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ की संरचना को पहचानने के लिए हम लोग करते हैं। इसी तरह अगर और भी डिटेल में आपको इसका थ्योरी के साथ पढ़ना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर। जो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इसका थ्योरी पढ़ा हुआ आपका। देखो कुछ चीजें होती है जो आप यहाँ से कितना डिफाइन करोगे, लेकिन वहां पे आपको डिटेल में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और सेम रिकॉर्डेड का लाइव चलता है, यानी आप जो क्वेश्चन रिकॉर्डेड में क्वेश्चन आपको रह गया या समझ में नहीं आता, लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। फिर आपको ईपीडीएफ नोट्स मिलेगा, जितने भी पढ़ाई चीजें इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाता है। टॉपिक वाइज धीरे धीरे हम लोग टेस्ट लेते हैं। फिर प्रीवियस जो मॉडल पेपर होते हैं या फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते हैं कि संभावना क्या क्या क्वेश्चन आता है। फिर प्रीवियस जो होते हैं पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मतलब कम टाइम में किस तरह से आप लोग करते हैं। एक बिल्कुल फिक्स टाइम है, लास्ट में यूट्यूब पे दिखाऊंगा, एंड में आप लोग कौन से टाइम पे किसका क्लासेस चलते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे। देखो इसको ज्वाइन करने के लिए आप कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्म्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको यहाँ पे फिलिंग द लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे कोर्सेज पे जाके आप अपना बॉय कर सकते हैं। और कोई भी क्वायरी हो तो इस नंबर से आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स-बरी स्कीम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन के सेल ऑफ सोडियम एटम। देखो यहाँ पे पूछ रहा है बोर्स स्कीम के हिसाब से के सेल में सोडियम एटम का कितना प्रेजेंट था। देखो इन्होंने क्या कहा था कि 4 ऑर्बिटल दिया था, के, एल, एम और एन दिया था। किसने दिया था? ये हमारे बोर्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर के में बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि हम लोग 2n² से निकालते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा सकता है। के में 1 हमारे पास रहते हैं, n बराबर 1 है, 2 3, m में यहाँ पे 4 होता है। अब यहाँ पे l में भी दिक्कत करना था, हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 × 2 यानी कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सोडियम में क्या 11 होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और एक और बचता है, m में भी 1 आएगा। किसका? सोडियम का। अब अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो सोडियम में पूछ रहा है के सेल में, के सेल में के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, के सेल में ज्यादा से ज्यादा कितना आता था, अभी मैंने बताया है n बराबर 1 तो 2 आ सकते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, के सेल में ज्यादा से ज्यादा आपका 2 ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोर्स-बोरी योजना के अनुसार सोडियम परमाणु के सेल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी मैंने बताया के सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आपका आ सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इसके बारे में क्या है कि पूरे के इन्होंने एक योजना दी कहे कि सेल 4 सेल होते हैं, उसमें फिर फॉर्मूला दिया 2n² का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एज पर बोर-बर्नौली स्कीम। देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का किस तरह से करते हैं। देखो इन्होंने एक चीज कहा था, अभी मैं बता दिया, के, एल, एम और एन। के में हमारे ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और एम में अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एन नंबर ऑफ मतलब सेल्स एन आता है, तो हमने नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आता है 2n², तो यानी 2 और 3 3 का 9, यानी कह सकते हैं 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आ सकता है एम में। 18 तो यहाँ पे देखो सोडियम का तो 11 ही है, तो एम में कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 नहीं, तो हमने क्या होगा 2 8 और 1 होगा। देखना राइट आंसर कहाँ है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हमारे 2 8 और 1 होगा। कहां से आया, क्योंकि बोर्स ने ये चीज कहा था इनका कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से आता है। चलिए हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर योजना के अनुसार सोडियम इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा। बोर्स के हिसाब से बारे में बात करें तो 2 8 और 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दिया था, कहा था के, एल, एम और एन। तो के में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकता है, एल में 8 आ सकता है, 9 दूनी 18, यानी कह सकते हैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम लोग बात करें 4 8 8 दूनी 16, यानी 32 इलेक्ट्रॉन एन में आ सकता है। किस फॉर्मूला से लिखा है, बोर्स ने एक फॉर्मूला दिया 2n² का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल व्हिच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। देखो अफबाउ प्रिंसिपल ने ये चीज कहा था, सबसे कम जो एनर्जी होगी उसमें सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे। पहले हम लोग 1s को फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 2s को फिल करेंगे, उसके बाद फिर सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राइट आंसर क्या होगा, आपको 1s को फिल करेंगे, 1s तो 1s2 2s2, उसके बाद 1 2p2, इस तरह से हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार किस कक्ष में सबसे पहले भरा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं 1s2 में सबसे ज्यादा भरा जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1s पे भरा जाएगा अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। क्या देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले थ्योरी पढ़ोगे तब इजिली देखो क्या हो सकता है कि थ्योरी अगर आपका क्लियर है ना तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज पर द पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई सिंगल ऑर्बिटल। देखो इन्होंने कहा कि पोली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्होंने कहा कि सेम इसमें नहीं हो सकता, वो उल्टा हो सकता है। अगर कोई क्लॉकवाइज है तो कोई दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 4। इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा आपका 2 हो सकता है, लेकिन सेम में नहीं होगा, कोई क्लॉकवाइज होगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज होगा, इन्होंने कहा था। चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या कह रहा है। इन्होंने कहा था पॉली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
3 हो सकता है या 4 हो सकता है? आंसर मुझे बताओ आप लोग। राइट आंसर के बारे में बात करें, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 हो सकता है, वो भी सेम नहीं, अलग स्पिन में, कोई क्लॉकवाइज होगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज। हमने एक चीज आपको बताया था, एटम में ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर मान लीजिए एक पाथ है, एक वाला ये वाला पाथ है, अगर कोई इस पाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कोई इधर से चलेगा तो कोई इधर से चल सकता है। मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। किसने कहा था? पॉली ने कहा था। चलिए अब क्या कह रहा हूं, What does Hund's rule state about the electron placement in orbital of same energy? देखो इसमें एक चीज कह रहा हूं, Hund's rule ने एक कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जैसे कि कोई मान लीजिए घर है, एग्जांपल कह लेते, पी ब्लॉक ले लेते, वो टोटल पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो उन्होंने एक कहा कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो सबसे पहले वो क्लॉकवाइज भरेगा, यानी एक एक करके भरेगा, उसके बाद फिर ये दूसरा फिर इसमें पेयरिंग करेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होगा, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एटम है ना वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन्होंने क्या कहा था, देखो इसका क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट डज हुंस रूल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट ऑर्बिटल। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सेम ऑर्बिटल फर्स्ट। पहले क्या है कि हम लोग सेम ऑर्बिटल में भरते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू ईच ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग। देखो इन्होंने यही चीज कहा था कि सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में देंगे, एक एक करके देंगे, फिर उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन गो इनटू हाईएस्ट एनर्जी फर्स्ट, नहीं, देखो हाईएस्ट एनर्जी में नहीं जाता, पहले लोएस्ट एनर्जी में जाता। राइट आंसर के बारे में बात करें तो क्या होगा, अभी जो बताया बताना आप लोग कमेंट में। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो पहले क्या होगा, ये सीक्वेंस वाइज भरेगा, उसके बाद फिर दोबारा पेयरिंग होगा। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। हुंड्स के नियम के अनुसार समान ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की समांतरण कैसे होती है? पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज भरते हैं, उसके बाद ही फिर आपको पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पहले एक कक्ष में जोड़े बनाते हैं, नहीं, यहाँ क्या पढ़ते हैं, प्रत्येक कक्ष में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है फिर जोड़ी बनाता है। बिल्कुल पहले क्या करता है, प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है फिर ये जोड़ी बनाता है। क्या हुंड्स के नियम के अनुसार इन्होंने कहा था। राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच क्वांटम नंबर इंडिकेट द मेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमने क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर पढ़ा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे एनर्जी को दर्शाता है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर कि ये स्पिन बनाता है कि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉक होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें बताता है आपको कि ये मेन एनर्जी कितना होगा। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आता है हमारे पास आंसर के बारे में बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। तो क्या है, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उस मुख्य क्वांटम नंबर से, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 हो सकता है, किसका, n। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि व्हाट वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L, मतलब L को डिनोट करते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इसमें पूछा गया वैल्यू ज्यादा क्या होता है। इसमें अगर हम लोग वैल्यू के बारे में बात करें, ये 0 से लेके -1 तक होता है। देखो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें, ये मेन क्वांटम नंबर होता है। मैंने आपको बताया 1 2 3। देखो थ्योरी अगर पढ़ोगे तो और भी थोड़ा सा आपको क्लियरेंस हो जाएगा थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप थ्योरी को पढ़ के आओगे तभी आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। देखो क्योंकि थ्योरी में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। चलिए नहीं, इसी को हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोणीय जो होता है, कोणीय क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, कि मान क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि धनात्मक पॉजिटिव हो सकता है, n नहीं। दूसरा कह रहा है 0 से लेके n-1 के पूर्णांक होता है। बिल्कुल अगर राइट के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास 0 से लेके n-n के पूर्णांक तक होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या डिनोट करती है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमें ये बताता है कि इसमें कितना एनर्जी है। फिर आता है एजीमुथल, हमें बताता है कि स्पिन का किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है। फिर मैग्नेटिक हमें बताता है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेन एनर्जी ऑफ लेवल तो ये हमारे n, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, वो हमें डिनोट करता है, वो हमें इसके बारे में बताता है। फिर आता है कि शेप ऑफ
ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करें एजीमुथल हमें बताता है। फिर आता है ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में किस तरह का ओरिएंटेशन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है। तो राइट के बारे में बात करें तो ये हमें बताता है कि किस तरह का ये ओरिएंटेशन है, वो हमें बताता है। कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो अभी एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका पूछने का प्रोबेबिलिटी आता है। देखो सबसे पहले एन मेन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये प्रिंसिपल बताता है। ऑर्बिटल का शेप के बारे में बात करें तो ये हमें बताता है एजीमुथल। फिर आता है ओरिएंटेशन किस पे पाता है, ये हमारे मैग्नेटिक क्वांटम। फिर आता है स्पिन डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे ओरिएंटेशन। चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या करा, चुंबकीय क्वांटम नंबर को क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। फिर दूसरा आता है कक्षा के आकार, कक्षा का आकार आता है। फिर हमारे पास आता है अंतरिक्ष कक्षाओं की अभिविन्यास बताती है, हमें क्या है, अंतरिक्ष जो है कक्षाओं की अभिविन्यास ये हमें बताती है। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू क्या होता है। पहला है 0 से लेके 1 2 3। दूसरा आता है हमारे पास प्लस से लेके माइनस। फिर आता है हमारे पास हाफ। देखो स्पिन में हमारे पास माइनस से लेके प्लस हाफ तक ही होता है। अगर हम लोग राइट आंसर के बारे में बात करें, देखो स्पिन हमारे पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो ये पॉजिटिव से लेके माइनस तक, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव हो सकता है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कह रहा, स्पिन क्वांटम नंबर के संभव मान क्या होता है। चलो मुझे राइट आंसर बताना। मुझे पहला क्वेश्चन बता रहा है कि 0 से लेके होता है। फिर आता है हमारे पास प्लस 0 1 होता है। फिर बताना आप लोग मुझे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सी होगा, यानी माइनस से लेकर प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा which rule is used to determine the order of filling orbital based on sum of principal and azimuthal quantum number। पूछ रहा है कि कौन सा रूल हमें बताया है कि जो हम लोग क्या करते हैं, जो फिलिंग करते हैं n+l पे करते हैं। और साथ में इस रूल के हिसाब से ये बताया था हमें कि अगर कभी दोनों का l+n अगर सेम आ जाए तो n का नंबर जिसका ज्यादा होगा या कम होगा उसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। पहले अफवाह प्रिंसिपल नहीं, अफवाह प्रिंसिपल तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि पहले लोअर एनर्जी भरते हैं 1s2 2s2। फिर इन्होंने कहा था पॉली एक्सक्लूसिव। इन्होंने एक चीज क्या कहा था, पॉली ने क्या कहा था हमें। फिर आता हमारे पास हुन्स रूल। हुन्स रूल ने हमें एक चीज बताया था कि पहले हम लोग पेयरिंग नहीं करते, पहले हम लोग एक एक करके इसमें भरते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग होता है। यहाँ पे आता है मेडलिंग रूल ने ही कहा था, जिसको हम लोग n+l के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने एक चीज कहा था हमें कि हम लोग क्या करते हैं कि जो फिलिंग होता है, जो n+l का वैल्यू सबसे कम आएगा उसमें सबसे पहले हम लोग फिलिंग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अदर में फिलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कह रहा, प्रमुख एवं कोणीय क्वांटम संख्या n+l के योग के आधार पर कक्षों में भरने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम उपयोग करते हैं। कौन सा नियम उपयोग करते हैं, पहला आता है अफवाह सिद्धांत, फिर पॉली आता है, फिर आता है हुंड्स का नियम, फिर आता है मेडले का नियम। अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, मेडले का नियम होगा। इसी तरह और भी डिटेल में आपको कंप्लीट वहां पे पढ़ाया गया ऐप में। देखिए कुछ हमारे पास टाइम एंड रेगुलर मैनेजमेंट की तरह से हमने रखा कि यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम में कंप्लीट इस तरह शेड्यूल होता है। अगर मंडे के बारे में बात करें, जो सुबह ये शाम में शिफ्ट हो गया है क्लासेस, जो 5 से 6 में चलता। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मेरा केमिस्ट्री रहता है आपको 6 से 7 बजे। हम लोग 3 दिन मेरा केमिस्ट्री है, 3 दिन हमारे पास श्वेता मैम पढ़ाती है, फिर फ्राइडे अलग अलग 3 दिन करके हर सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है, और संडे को संडे इज ए हॉलीडे। इसी तरह आपको डिटेल में कंप्लीट ऐप में पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। देखो डजंट मैटर अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पे एमसीक्यू कंटिन्यू मिलता रहेगा। 500 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ केमिस्ट्री का मिलेगा। 1000 एमसीक्यू आपका जोलॉजी और यानी बायोलॉजी का मिलेगा। 500 एमसीक्यू आपका क्या मिलेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं एमसीक्यू मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय, टेक केयर।